बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में विशाल और आनंद नाम के दो भाई रहा करते थे। विशाल एक पैसे वाला बहुत ही अमीर किसान था। उसके पास बहुत सारी जमीनें थीं और आनंद एक गरीब किसान था। वो बेचारा अपने छोटे से खेत में ही खेती करता था। वो दोनों भले ही भाई थे, लेकिन दोनों की किस्मत में जमीन आसमान का अंतर था। विशाल की पत्नी को अपने अमीर होने पर बहुत ज्यादा ही घमंड था, इसलिए वो गांव की औरतों के साथ मिलकर आनंद की पत्नी का मजाक उड़ाया करती थी और उसे हमेशा नीचा दिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन विशाल की बेटी का जन्मदिन था और उसने पूरे गांव को बहुत बड़ी दावत दी, जहां पर आनंद की बेटी सुहानी भी आई हुई थी। सुहानी ने उस पार्टी में खूब मजे किए और ये सब रौनक देखकर सुहानी जब अपने घर वापस लौटती है तो अपने माता पिता से बोलती है, पिताजी, इस बार मेरा जन्मदिन भी आप धूमधाम से मनाइएगा। आज तक मेरा जन्मदिन कभी भी धूमधाम से नहीं मना है। यहाँ तक कि मैं अपनी सारी सहेलियों को मिठाइयाँ तक नहीं बांटती हूँ। मेरी सारी सहेलियाँ मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं। पार्टी की चकाचौंध सुहानी के मन में बस गई थी। हाँ हाँ जरूर, अब की बार तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम। बिल्कुल परेशान मत हो बेटा तुम। फिर रात को सोते वक्त आनंद की पत्नी आनंद से कहती है, सुनिए, आपने सुहानी को ये तो कह दिया कि उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन किस तरह से मनाएंगे? हमारे पास तो 2 समय का खाना खाने के पैसे भी बड़े मुश्किल से ही जुट पाते हैं। अरे तुम परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बच्ची को किसी भी चीज की परेशानी हो। हाँ, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं गरीब हूँ, अपने भाई की तरह पैसे वाला नहीं हूँ, पर मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। ऐसे ही काफी दिन बीत गए और आखिरकार सुहानी का जन्मदिन एकदम नजदीक आ गया। जन्मदिन से 2 दिन पहले सुहानी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, आप कह रहे थे कि इस बार आप मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे ना? तो क्या मैं अपनी सहेलियों को पार्टी में बुला लूं? बेटा, थोड़ा सा समय दो, इस बार बहुत मुश्किल है। अगली दफा हम जरूर तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आप हर बार यही करते हैं। आप देखिए, ताऊ जी अपने बच्चों का जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाते हैं। स्कूल में मेरी सारी सहेलियाँ अपना जन्मदिन कितने अच्छे से मनाती है, पर मेरा ही जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। आप बहुत बुरे हैं पिताजी, बहुत बुरे हैं। उसके बाद सुहानी गुस्सा हो जाती है और जाकर सो जाती है। फिर रात में आनंद दुखी होकर बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, देखा, मैंने आपको बोला था ना कि बच्चे से झूठा वादा मत करिए। मैंने कोशिश तो पूरी की थी पैसे बचाने की, पर क्या करूं, खर्चे ही इतने हो जाते हैं कि पैसे बचते ही नहीं हैं। अब क्या करें? कुछ तो ऐसा कर लीजिए जिससे उसका मन तो बहल जाए। कल सुबह जल्दी उठकर मैं जंगल चला जाऊंगा और जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में ले जाकर बेच दूंगा। उसके बाद सेठ के पास जाऊंगा, शायद उनसे भी कुछ पैसे मिल जाएं। फिर सुबह सवेरा होते ही आनंद जल्दी से जंगल की ओर निकल जाता है और वो वहाँ पर जाकर देखता है कि 4-5 दिन पहले की बारिश से अभी तक सारी लकड़ियाँ गीली ही पड़ी हैं। वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। आनंद बैठकर वहीं पर रोने लग जाता है। थोड़ी देर में उसने सोचा कि अब घर वापस चलता हूँ। तभी रास्ते में जाते जाते उसको एक सूखा पेड़ दिखाई देता है और वो सोचता है कि इस पेड़ को ही काट लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ पर एक कुल्हाड़ी मारता है, उसमें से भयंकर आवाज सुनाई देती है और उस पेड़ के अंदर से एक विशाल चुड़ैल निकलकर बाहर आ जाती है। ए मूर्ख इंसान, तूने मुझे मारा, अब मैं तेरी जान ले लूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कुल्हाड़ी चलाने की?
अरे अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी कुल्हाड़ी से तुमको दर्द होगा। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मुझे मत मारो चुड़ैल जी। चुप बैठ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अब तू मरेगा, तैयार हो जा मरने के लिए। मुझे माफ कर दो चुड़ैल महारानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं कभी भी इस जगह पर नहीं आऊँगा। चल ठीक है, मैं तुझे नहीं मारती, लेकिन तुझे सजा तो जरूर मिलेगी। अब मैं तुझे एक पत्थर बना दूंगी। इतना कहकर उसने आनंद को एक पत्थर बना दिया। दूसरी तरफ सुपर्णा परेशान हो रही थी कि उसका पति अभी तक वापस क्यों नहीं लौटा। फिर वो उसे ढूंढने के लिए उसी जंगल में चली गई और उसने उसे हर जगह ढूंढा, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिला और वो उदास होकर घर वापस आ गई। एक दिन कुछ सुंदर परियां जंगल में आई और वो सब यहाँ वहाँ घूम रही थी कि तभी उनमें से एक परी उन सभी परियों से बिछड़ गई। फिर उसने परियों को बहुत ढूंढा, लेकिन वो उसे नहीं मिली और वो थक हार कर उसे चुड़ैल पेड़ के नीचे जाकर सो गई। जब चुड़ैल ने उसे देखा तो उसने पत्थर बनी आनंद से बोला, सुन बेवकूफ इंसान, तू मेरा गुलाम है। जा इस परी को मार दे। मुझे परियों से बहुत नफरत है, क्योंकि मैं एक परी की वजह से पेड़ बन गई हूँ। नहीं, मैं इस सुंदर परी को नहीं मारूंगा। तुम भले ही एक दुष्ट चुड़ैल हो, लेकिन मैं नहीं। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। परी उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। फिर वो परी उठती है और आनंद को अपने जादू से फिर से इंसान बना देती है। आनंद इंसान बनकर जल्दी से उस पेड़ को काट देता है और पेड़ को काटने की वजह से चुड़ैल भी मर जाती है। उसके मरते ही वहाँ पर कई सारे इंसान बन जाते हैं, जिन्हें उस चुड़ैल ने कैद किया हुआ था। फिर आनंद अपने घर की सारी बात उस परी को बताता है और परी उसे एक जादुई बर्थडे केक देती है और उससे बोलती है, तुम इस जादुई बर्थडे केक को ले जाओ और अपनी बेटी का जन्मदिन मनाओ। ये केक कभी भी खत्म नहीं होगा और तुम्हारी हर इच्छा को पूरा भी करेगा। आनंद खुशी खुशी वो केक ले लेता है और परी का शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो केक लेकर आनंद अपने घर वापस आ जाता है और वो सारी बातें अपनी पत्नी सुपर्णा को बताता है। फिर थोड़े ही दिन बाद आनंद उस जादुई बर्थडे केक की जादू से अपनी एक बेकरी खोल लेता है और अब वो हर साल अपनी बेटी सुहानी का बर्थडे खूब धूमधाम से मनाने लगता है। एक गांव में अशोक नाम का एक आदमी अपनी पोती इमली के साथ रहता था। कुछ समय पहले इमली के माता पिता का देहांत हो गया था। अब अशोक पूरी तरह से अकेला था और सिर्फ अपनी पोती को ही संभालता था। इमली एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी। उसके दादा घर का सारा काम करते थे और उसके बाद अपनी दुकान पर जाकर मोमोज बनाकर बेचा करते थे। इमली की क्लास में बुलबुल नाम की एक लड़की पढ़ती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा इमली को परेशान करती रहती थी और हमेशा उसे चिढ़ाती रहती थी। इमली पढ़ाई में बहुत होशियार थी। बुलबुल, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगाया करो, तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हो। अरे अपनी फ्रेंड इमली को देखो, कम से कम इसी से सीख लो। इसके तो माता पिता भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ाई में कितनी होशियार है। ठीक है मैम, आगे से मैं पढ़ाई में ध्यान लगाऊंगी। सभी बच्चे बुलबुल पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आज इस मोमोज वाली की वजह से मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मुझे पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस मोमोज वाली को तो अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन इमली स्कूल जाती है। क्लास के रास्ते में बुलबुल अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी।
जब इमली अपनी क्लास में जा रही थी तब बुलबुल उसे धक्का मार कर गिरा देती है। अरे तुम मुझे धक्का क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारी शिकायत आज टीचर से करूँगी। अरे जा जा, मैंने तुझे कोई धक्का वक्का नहीं दिया, तू खुद गिरी है, समझी? थोड़ा देख कर चला कर। तुम सब बताओ, क्या मैंने इस मोमोज वाली को धक्का दिया? नहीं, बुलबुल ने धक्का नहीं दिया। सुन लिया तूने, मैंने तुझे कोई धक्का नहीं दिया। अब तू जिसे चाहे उसे बता सकती है, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करने वाला। फिर सभी बच्चे इमली पर हंसने लग जाते हैं। ऐसे क्यों घूर रही है, मुझे खाएगी क्या? गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। अकड़ तो देखो इस मोमोज वाली की, कितनी भरी पड़ी है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें इसकी अकड़ निकालनी होगी। मैंने भी इसको जमीन पर लाकर नहीं पटका तो मेरा नाम भी बुलबुल नहीं। कुछ दिनों बाद बुलबुल का जन्मदिन था। उसके घर में बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुलबुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह वाह, कितनी अच्छी सजावट करवाई है आपने डैड। अरे बेटा, आज शाम को हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। हर कोई उस पार्टी को देखता रह जाएगा। तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकती हो। फिर बुलबुल अपने स्कूल जाती है। अरे सुनो, आज शाम को मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है। शहर की सबसे बड़ी पार्टी होने वाली है, इसीलिए तुम सभी आज शाम को जरूर आना। और सुन मोमो वाली, तू भी जरूर आना। ठीक है बुलबुल, मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, जरा अच्छे कपड़े पहन कर आना। अपनी ना सही, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। शाम को इमली तैयार होकर बुलबुल की बर्थडे पार्टी में जाती है। वाओ, कितनी बड़ी और कितनी सुंदर पार्टी है। ऐसी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी वहाँ पर बुलबुल आती है। क्यों इमली, आंखें फटी की फटी रह गई ना? ऐसी पार्टी कभी जिंदगी में तो क्या, तूने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी। अब तुम आ ही गई हो तो अच्छे से खाना खा कर जाना। और हाँ, तुम जो ये गिफ्ट लेकर आई हो उसे बाहर डस्टबिन में फेंक देना। मुझे तुम्हारे जैसे गरीब लोगों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं पसंद है। वही घटिया और सस्ता सा गिफ्ट लेकर आई होगी तू मेरे लिए। इतना कहकर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद केक काटा जाता है। बुलबुल केक लेकर इमली के पास जाती है। इमली, ये लो केक। इमली केक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी बुलबुल जानबूझकर केक को नीचे जमीन पर गिरा देती है और वही केक कुत्ता खाने लग जाता है। ओहो, ये केक तो नीचे गिर गया। एक काम करो, तुम इस केक को जल्दी से साफ कर दो, समझी? बुलबुल, मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुत्तों से भी गई गुजरी हूँ। ज्यादा भाषण मत दे, समझी? आज मेरा जन्मदिन है। तू तो अपने जन्मदिन पर मुझे टॉफी तक नहीं खिलाती और मुझसे उम्मीद रखती है कि मैं तुझे केक खिलाऊंगी, वो भी इतना महंगा केक। चली जा यहाँ से चुपचाप, भिखारी कहीं की। देख लेना, मैं अपने जन्मदिन पर तुझसे भी बढ़िया और बड़ा केक मंगवाऊंगी। तू भी मेरे जन्मदिन पर जरूर आना और अपनी आंखों से खुद ही देख लेना। केक तो दूर, तेरे घर में पेस्ट्री भी आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। गुस्से में इमली वहाँ से चली जाती है। क्या बात है बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो? दादाजी, सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मेरा भी जन्मदिन है,
क्या आप मुझे एक बड़ा सा केक और एक नई ड्रेस नहीं लाकर दोगे? मैं भी अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि मेरे दादाजी भी किसी के माता पिता से कम नहीं हैं। आप मेरे लिए केक लेकर आएंगे ना दादाजी? बस इतनी सी बात। तुम चिंता मत करो बिटिया, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत केक लेकर आऊंगा। फिर कुछ दिनों बाद, ए मोमोज वाली, आज तो तेरा जन्मदिन है ना? अच्छा, तुझे अपनी शर्त तो याद है ना? हाँ, मुझे सब याद है। आज मेरे दादाजी को बहुत सारे मोमोज का ऑर्डर मिला है। उसके बाद मेरे दादाजी बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे और उन पैसों से मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाएंगे। शाम को तुम भी आना और केक खा कर जाना। इमली के दादा अशोक बहुत सारे मोमोज बनाकर उन्हें बेचने जाते हैं, लेकिन मोमोज लेने वाला मालिक बुलबुल का पिता ही होता है। अरे पिताजी, आपने क्या मोमोज का ऑर्डर दिया है? आप एक काम करो ना, उन्हें इनकार कर दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थोड़ी देर बाद अशोक मोमोज लेकर आते हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपके गर्मा गर्म मोमोज। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए सर। अरे जा भाई जा, अपने घटिया क्वालिटी के मोमोज यहाँ मत लेकर आ। मैं अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट के मोमोज खाता हूँ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आज मेरी पोती का जन्मदिन है, मुझे उसके लिए केक और एक ड्रेस लेकर जानी है। वो घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। कुछ तो रहम करो मालिक। अरे बाबा जी, यहाँ से चुपचाप चले जाइए, नहीं तो चौकीदार को बुलाकर आपकी बहुत पिटाई करवाऊंगा। बेचारा अशोक अपनी मोमोज की टोकरी को लेकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपनी पोती की इच्छा कैसे पूरी करूँगा? एक काम करता हूँ, गली गली जाकर मोमोज बेच लेता हूँ। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म ताजे ताजे मोमोज ले लो, मोमोज वाला। अचानक से थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और अशोक के सारे मोमोज पानी में भीग जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे मोमोज में पानी भर गया। अब मैं क्या करूं? किस मुंह से अपने घर जाऊंगा? अशोक वहीं बैठा बैठा जोर जोर से रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक चटोरी परी आती है। अरे वाह, तुम्हारे मोमोज में से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम करो ना अंकल, ये सारे मोमोज आप मुझे दे दो। परी जी, ये सारे मोमोज खराब हो चुके हैं, ये खाने लायक नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं, मेरे परी लोक में माइक्रोवेव रखा है, मैं फटाफट से इसे ले जाकर उसमें गरम कर लूंगी। खुशी खुशी अशोक परी को वो सारे मोमोज दे देते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आप इतने उदास क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है ना? अशोक उस परी को वो सारी बातें बताता है। परी अपने जादू से 2 सोने और चांदी के केक प्रकट करती है। ये लो, ये सोने का केक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। वहीं ये चांदी का केक तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगा। अब तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आप मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट और गर्मा गर्म मोमोज खिलाते रहना। मैं हमेशा आपके पास आती ही रहूंगी। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। फिर सोने और चांदी का केक और उस ड्रेस को लेकर अशोक अपनी पोती के पास जाता है। इमली ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर शाम को बुलबुल और उसकी कुछ सहेलियाँ इमली के घर आती हैं। सभी इमली के सोने और चांदी के केक को देखकर हैरान रह जाती हैं। और फिर इमली खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है।
शेखरपुर नाम के गांव में सुमन नाम की एक औरत रहा करती थी। सुमन की 2 बेटियां थी। एक का नाम था मोहिनी और दूसरी का नाम था तारा। वो अपनी बेटियों से बहुत ही प्यार करती थी। जब सुमन की बेटियां छोटी छोटी थीं, तभी उसके पति का देहांत हो गया था और तब से वो अपनी बेटियों की परवरिश कर रही थी। सुमन एक किसान थी और अपने खेतों में फसल उगाया करती थी। कई बार उसकी फसल खराब भी हो जाती थी और इससे उसे काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। इसीलिए सुमन बहुत ही दुखी रहती थी, क्योंकि उसकी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं और उससे उनकी शादी की भी बहुत चिंता थी। सुमन अपनी सास सरला के साथ में रहती थी। सरला के पति का भी देहांत हो गया था, इसलिए दोनों सास बहू एक साथ मिलकर साथ में खेती किया करती थी और उनके काम में सुमन की दोनों बेटियां भी हाथ बटाया करती थी। एक दिन की बात है, सुमन खेत में फसल लगाने की सोचती है, पर उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि वो ऐसी कौन सी फसल लगाए जिससे उसे लाभ ही लाभ हो। तभी सुमन अपनी सास सरला के पास जाकर उनसे कहती है, माँ जी, इस बार खेत में ऐसी कौन सी फसल करें जिससे हमें बहुत ज्यादा फसल और मुनाफा भी हो और हमें उससे बहुत ज्यादा पैसे भी मिले। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बेटी, क्योंकि ऐसे तो कोई भी फसल नहीं है और हम जो भी फसल उगाते हैं वो किसी न किसी कारण से खराब हो जाती है। तुम जो चाहो वो कर सकती हो बेटी। तभी वहाँ पर सुमन की दोनों बेटियां मोहिनी और तारा भी आ जाती हैं और अपनी माँ को उदास देखकर मोहिनी अपनी माँ से कहती है, क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? क्या कोई बात है? हाँ बेटा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अपने खेतों में किस चीज की खेती करूं जिससे कि हम लोगों को अधिक रुपए मिले। आपकी जो इच्छा है आप वो कर लीजिए। आप तो एक किसान है ना माँ, और आपको तो पता ही होगा कि किस फसल में अच्छी पैदावार होती है। हाँ, मुझे तो पता है कि कौन सी फसल करनी चाहिए, पर अपनी फसल किसी न किसी वजह से खराब हो जाती है। इसलिए मैं इस बार ऐसी फसल करना चाहती हूँ कि जो खराब ही ना हो और हमें अच्छा खासा मुनाफा भी हो सके। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ से एक सिमरन नाम की परी गुजर रही होती है, जो उन लोगों की बातों को सुन लेती है। उन लोगों की बातें सुनकर सिमरन परी को काफी बुरा लगता है और फिर सिमरन परी उन लोगों के पास आकर उनसे कहती है, यदि आप लोग चाहें तो मैं आपको एक फसल के बारे में बता सकती हूँ जिससे आप लोगों को कभी भी घाटा नहीं होगा और आप लोग उससे बहुत ही जल्दी अमीर भी हो जाएंगे। सिमरन परी की ये बात सुनकर सुमन सिमरन परी से कहती है, अरे जल्दी बताइए, ऐसी कौन सी फसल है जिसे करके हमें बहुत सारा मुनाफा होगा और जिससे हमारी फसल खराब भी नहीं होगी। इस पर सिमरन परी सुमन से कहती है, यदि तुम मेरी मानो तो तुम्हें अपने खेतों में जादुई बर्थडे केक की खेती करनी चाहिए। बर्थडे केक की खेती की बात सुनकर सुमन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सिमरन परी से कहती है, क्या बर्थडे केक की खेती? अरे बर्थडे केक की खेती कैसे होती है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खेतों में जादुई बर्थडे केक की खेती करने में मदद करूंगी। इसके बाद सिमरन परी अपने जादू से पूरे खेत में जादुई बर्थडे केक की खेती कर देती है। उस जादुई बर्थडे केक की खेती को देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद सिमरन परी सुमन से कहती है, तुम इसमें से कितने भी बर्थडे केक ले जा सकती हो और मार्केट में बेच सकती हो। ये जादुई बर्थडे केक की खेती कभी भी खराब नहीं होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ यहाँ से। इसके बाद सिमरन परी वहाँ से चली जाती है। सिमरन परी के जाने के बाद सुमन खुश होकर अपनी सास सरला से कहती है, अब हम लोगों को कभी भी फसल खराब होने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अब हमारे खेतों में जादुई बर्थडे केक की खेती है।
इस पर सुमन की बेटी तारा उससे कहती है, हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब हमारे खेतों में जादुई बर्थडे केक की खेती है जो कभी भी खराब नहीं होगी। इसके बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन जादुई बर्थडे केक को बेचकर वो लोग बहुत सारे रुपए कमाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन सरला खेतों में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है और वो अपने साथ सरला के साथ जादुई बर्थडे केक की खेती में काम करने लग जाती है। अभी वो दोनों काम कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक डिम्पल नाम की औरत आ जाती है और जादुई बर्थडे केक की खेती को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो सुमन से कहती है, तुमने ये जादुई बर्थडे केक की खेती कैसे की? अरे मुझे भी तो बता दो, मैं भी अपने खेतों में जादुई बर्थडे केक की खेती करना चाहती हूँ। ये तो सिमरन परी ने की है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यदि तुम्हें जादुई बर्थडे केक की खेती के बारे में पता करना है तो तुमको सिमरन परी से मिलना होगा। चुप बैठ, मुझे किसी भी परी वरी से नहीं मिलना, मुझे तुम्हारे खेत चाहिए। तुम अपने खेत कितने में बेच रही हो मुझे? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तुमको अपने खेत नहीं बेच रही हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं, मैं तुम्हारे खेत लेकर ही जाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे खेत बहुत पसंद आ गए हैं और मैं तुम्हारी जादुई बर्थडे केक की खेती भी लेना चाहती हूँ। मैंने तुमसे एक बार मना कर दिया है ना कि मैं अपने खेत को नहीं बेच रही हूँ, तो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? पर डिम्पल अकड़ कर रह जाती है और डिम्पल सुमन के साथ झगड़ा करने लगती है और वो सुमन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है कि तभी वहाँ पर सुमन की दोनों बेटियाँ आ जाती हैं और वो डिम्पल को रोक लेती है और वो लोग डिम्पल से कहती हैं, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं अभी यहाँ पर सिमरन परी को बुलाकर अच्छी तरह से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, इन जादुई बर्थडे केक की खेती को लेकर ही जाऊंगी। मुझे तुम्हारे खेत बहुत ज्यादा पसंद आ गए हैं और मैं तुम्हारी माँ से कह रही हूँ कि वो मुझे अपने खेत दे दे, पर वो मान ही नहीं रही है। हमें अपने खेत नहीं बेचने हैं। जब माँ ने मना कर दिया है तो तुम जा सकती हो यहाँ से। पर वो औरत वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। तभी वहाँ पर सिमरन परी भी आ जाती है और उससे कहती है, तुम कौन हो और क्यों इन लोगों को परेशान कर रही हो? मुझे ये जादुई बर्थडे केक की खेत चाहिए। मैं भी पैसे वाली बनना चाहती हूँ और इसलिए मैं इन लोगों से ये खेत खरीद रही हूँ, पर ये लोग मुझे अपने खेत दे ही नहीं रहे हैं। इस पर सिमरन परी डिम्पल से कहती है, तुम एक लालची औरत हो और तुम्हें ये जादुई बर्थडे केक के खेत कभी भी नहीं मिलेंगे। ये कहते हुए सिमरन परी अपनी जादुई छड़ी से डिम्पल को एक बंदरिया के रूप में बदल देती है। ये देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। बंदरिया बनने के बाद डिम्पल सिमरन परी से माफी मांगने लगती है। काफी देर तक माफी मांगने के बाद सिमरन परी डिम्पल को फिर से एक इंसान के रूप में बदल देती है। इसके बाद डिम्पल वहाँ से चुपचाप भाग जाती है और डिम्पल के जाने के बाद सिमरन परी उन लोगों से कहती है, यदि तुम लोगों को कोई भी परेशान करे तो तुम लोग मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत यहाँ पर आ जाऊंगी। इसके बाद सिमरन परी वहाँ से चली जाती है। सिमरन परी के जाने के बाद वो लोग फिर से हंसी खुशी से रहने लगते हैं और अब वो लोग धीरे धीरे अमीर भी होते जाते हैं क्योंकि उनके खेतों में जादुई बर्थडे केक की खेती थी जो उन्हें धीरे धीरे अमीर बना रही थी।